भाई आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी जिसका थर्ड चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स एच। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा डेफिनेशन कि मैट्रिक्स या आव्यूह होता क्या है। तो देखिए संख्याओं के या फलनों के कोई भी जो आयताकार क्रम विन्यास होता है उसको हम लोग आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को आप लोग क्या कहते हैं भाई, आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखिएगा, जैसे मेरे पास में ये कुछ संख्याएं थी 15, 6, 10, 2, 13, 5, इन संख्याओं का ये जो विन्यास बन गया इसी को अपन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास में यहाँ कुछ संख्याएं हैं, ये इनका जो विन्यास है इसी को आप लोग क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ संख्याएं थी, यहाँ कुछ संख्याएं हैं, यहाँ कुछ संख्याएं हैं, तो संख्याओं का जो विन्यास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, आपने एक यहाँ शब्द देखा है विन्यास, क्रम विन्यास। इस क्रम विन्यास का मतलब क्या होता है, देखिए क्रम विन्यास का मतलब होता है कि यहाँ आप जो संख्याएं लिख रहे हैं यहाँ क्रम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। यानी कि जैसे ये 15 है तो यहाँ 15 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको 6 यहाँ लिख दिया और 15 यहाँ लिख दिया। ऐसा अगर लिख दिया तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हो जाएंगे, इनका दोनों का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो क्रम विन्यास शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, कि प्रत्येक संख्या अपने आप में कैसी होगी, अद्वितीय होगी, यूनिक होगी। आप ऐसे अदल बदल करके इन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आप लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिक्स होती है इसको आप बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इसको आप लोग छोटे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज किया हुआ है, तो मैट्रिक्स में हम बड़ा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं और छोटा ब्रैकेट भी हम मैट्रिक्स में यूज कर सकते हैं। हालांकि आपका जो 12th एनसीईआरटी है इसमें पूरा बड़ा ब्रैकेट यूज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो संख्याएं हमने बना दी, इन संख्याओं में देखो ये ऐसे क्षैतिज जो देखते हैं अपन, इनको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो ये प्रथम पंक्ति है, बोलते हैं इनको पंक्ति, ये प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं, 3। और ऐसी जो खड़ी लाइनें हैं इनको बोलते हैं अपन स्तंभ। इनको क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ। ये प्रथम स्तंभ है, ये द्वितीय स्तंभ है। इसी प्रकार से इसमें 2 पंक्ति और स्तंभ कितने हो गए, 3, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में m पंक्तियां हो, m पंक्ति और n हो स्तंभ, तो हम कहते हैं इस मैट्रिक्स की जो कोटि है ये m इंटू n है, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में m पंक्ति हो, n स्तंभ हो, तो हम कहते हैं कि उस मैट्रिक्स की कोटि क्या है भाई, m इंटू n। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा भाई, पंक्ति कितनी है इसमें, 3, स्तंभ कितने हो गए, 2। तो इसका जो ऑर्डर है, कोटि या ऑर्डर, ये ऑर्डर इसका कितना हो गया, 3 इंटू 2। इसी प्रकार से इसमें आप देख सकते हैं पंक्तियां तो कितनी है, 2 और स्तंभ कितने हैं, 3। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। इस मैट्रिक्स को देखिए भाई, पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ कितने हो गए, ये सॉरी पंक्ति तो 3 और स्तंभ कितने हैं, 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 2। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं पंक्ति कितनी है भाई, 3, स्तंभ कितने हैं, 3। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 3। इसी प्रकार से आप यहां देखिए पंक्ति तो कितनी है, 2 और स्तंभ कितने हैं आपके पास में, 3। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। तो ऑर्डर भी हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैट्रिक्स होती हैं इनको हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया, यहाँ हमने मैट्रिक्स को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ हमने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान रखिए, जो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। और देखो कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको संक्षिप्त रूप में अपन कैसे लिखें, जैसे सपोज कोई भी मैट्रिक्स ए है, मैं व्यापक रूप में लिख रहा हूं एक बार तो मैट्रिक्स ए को व्यापक रूप में देखो कैसे लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, बाकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इस चीज को आपको बस एक बार ध्यान से देख लेना इसको।
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इस मैट्रिक्स में मतलब क्या है इन सब का देखिएगा। भाई देखो A11 आप जानते हैं कि ये पहली पंक्ति है, आप जानते हैं ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। इतनी बात आप लोग जानते हैं। तो यहाँ ये जो एलिमेंट है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है, इसलिए हमने इसको A11 लिखा है यहाँ पर। फिर ये A12 यानी कि पंक्ति तो कौन सी है, पहली, और स्तंभ कौन सा है, दूसरा, इसलिए हमने इसको लिखा है A12। यहाँ पंक्ति तो कौन सी है, पहली, स्तंभ कौन सा है, तीसरा, है ना। ये पंक्ति तो 1 2 3, स्तंभ ये 1 2 3 है ना। तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका मतलब A13 से हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से ये जो एलिमेंट है कौन सा है, दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में है तो A21 लिख दिया। ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है तो A22 लिख दिया। और ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है इसलिए A23 लिखा। ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है इसलिए A31 लिखा। ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है इसलिए A32 लिखा। और ये तीसरी पंक्ति और तीसरे ही स्तंभ में है इसलिए A33 हमने लिखा है। और इस मैट्रिक्स को अगर हम संक्षिप्त में लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे AIJ। क्या लिख देंगे, AIJ। अब सपोज ऑर्डर अगर m इंटू n हो, जैसे यहाँ तो 3 इंटू 3 था, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो m इंटू n है तो m इंटू n। तो मैट्रिक्स को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये जो पहला जो नंबर है वो पंक्ति को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्तंभ को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि अभी हमने देखा है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्न सूचना पर विचार कीजिए। देखो आपको एक सूचना दी गई है और ये सूचना इस प्रकार से, ये कारखाने आपके पास में ये 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 फैक्ट्री आपको दी गई है। अब देखो सूचना क्या दी गई है आपको, पुरुष कर्मी और महिला कर्मियों की, यानी कि जो पहली फैक्ट्री है इसमें 30 पुरुष काम करते हैं और 25 महिलाएं काम करती हैं। इसी प्रकार से सेकंड फैक्ट्री में 25 पुरुष हैं और 31 महिलाएं हैं। तीसरी जो फैक्ट्री है इसमें 27 पुरुष हैं और 26 महिलाएं हैं। अब उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। देखिए भाई, सबसे पहले तो क्या कहा है, इस सूचना को 3x2 मैट्रिक्स में लिखना है। तो लिख दो, देखो कैसे लिखोगे, ये मैट्रिक्स बना दी, बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो संख्या लिखी हुई है इनको एज इट इज उठा के लिख देना है। तो ये आ गया 30 25 25 31 27 और 26, ठीक है। ये आपने मैट्रिक्स बना दी। अब आपको लिखना था 3x2 मैट्रिक्स में। चेक करो, देखिए क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 ही है क्या। तो देखो पंक्तियां तो कितनी हो गई इसमें, 1 2 और 3, तो 3 तो हो गई पंक्ति। स्तंभ चेक करो, देखिए कितने हैं, 1 और 2, कितने स्तंभ आ गए, 2। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये कितना है आपके पास में, 3x2। तो मैट्रिक्स हमने बना दी जिसका ऑर्डर 3x2 है। फिर आगे पढ़िए, देखो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो क्या कहा आपको, तीसरी तो पंक्ति, तीसरी पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये आ गया आपके पास में। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट आपके पास में क्या हो गया भाई, 26। तो ये 26 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, देखो ये जो 26 है, ये वाला 26 ही है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या। देखते हैं एग्जांपल सेकंड। तो सेकंड एग्जांपल है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। देखो भाई, अवयव में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, तो बताना इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। अब देखो, अभी हम जानते हैं कि अगर n पंक्ति होती है, n स्तंभ होते हैं, तो ऑर्डर हम लोग कहते हैं m इंटू n, और दोनों को जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं m और n को, तो जो mn होती है वही क्या होती है, अवयवों की संख्या। तो यहाँ ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, देखो एलिमेंट कितने हैं, 8। इसका मतलब आप दो संख्याएं देखिए जिनका गुणनफल 8 होता हो। तो ऐसी संख्या क्या क्या हो सकती है, देखो भाई, एक तो आपके पास में हो सकता है 1 इंटू 8, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास में हो सकता है 2 इंटू 4, ठीक है। और आपके पास में जाएगा 4 इंटू 2,
एक हो जाएगा 8 इंटू 1। ठीक है, तो इन चार संख्याओं का जो गुणनफल है वो 8 हो सकता है, इसलिए ये आपके पास में आ गई इस मैट्रिक्स की संभव कोटियां। नंबर 4, तो थर्ड है एक ऐसे 3 इंटू 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव a i j इक्वल टू 1/2 मॉड i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। देखिए भाई, ऐसे मैट्रिक्स की रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स A लिखोगे, a i j, जिसको संक्षिप्त में अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब इसको देखो व्यापक रूप में आप लिख लो। व्यापक रूप में कैसे लिखोगे, आपको यहाँ पंक्तियां कितनी लिखनी है, 3, स्तंभ कितने लिखने हैं, 2। तो लिखिएगा, पहली पंक्ति लिख रहे हैं हम लोग तो a11, फिर आ जाएगा a12। अब चूंकि स्तंभ 2 ही लिखने हैं इसलिए 1 2 तक ही आपको करना है। फिर दूसरी पंक्ति लिखिए तो a21, a22। तीसरी पंक्ति जब लिखेंगे तो a31 और ये आपके पास में जाएगा a32। ठीक है भाई, अब इन सब का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a11 हम लोग ज्ञात करेंगे तो a11 इक्वल टू, देखो आपको जो a i j है ये इस प्रकार से दे दिया है 1/2 मॉड i माइनस 3j। तो एक बार मैं a i j को लिख देता हूं, a i j इक्वल टू 1/2 मॉड i माइनस 3j। अब सबसे पहले हमें ज्ञात करना है a11। अब a11 कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो इनकी दोनों की कंपैरिजन करिए, तुलना करिए दोनों की। तो आप देख सकते हैं i के स्थान पर कितना है 1, j के स्थान पर कितना है 1, तो इधर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो 1/2 मॉड i के स्थान पर 1 कर दीजिएगा, -3 डॉट j के स्थान पर 1 कर दीजिएगा, इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 1 आ जाएगा 3, ये -2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे a12, तो 1/2 मॉड i माइनस 3j। आपके बाद i का वैल्यू हो गया 1, -3 डॉट j का मान 2, हल कर दोगे 1/2 और मॉड 1 माइनस 3 इंटू 2 आपके पास में जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 से आ जाएगा -5/2। फिर ज्ञात करिएगा a21। अब हम ज्ञात करेंगे a21 इक्वल टू 1/2 मॉड, देखो i माइनस 3j, तो i का मान 2, j का मान 1, तो 2 माइनस 3 डॉट j का मान 1 कर दीजिए, इक्वल टू 1/2 मॉड 2 माइनस 3 और 2 माइनस 3 से आ जाएगा ये 5/2 लिखना, इसको मोड है ना तो नेगेटिव नहीं आएगा, मोड के अंदर प्लस 1 आएगा, ये भी प्लस 5/2 होगा। ये 2 माइनस 3 माइनस 1 बनेगा, लेकिन मॉड है तो प्लस 1/2। इसके बाद में हम a22 देखेंगे तो a22 इक्वल टू 1/2। अब की बार i का वैल्यू भी 2 है और j का वैल्यू भी 2 है, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ i माइनस 3j। तो i का मतलब 2, -3 डॉट j का मान 2, हल करिए 1/2 मॉड 2 माइनस 6, देन a22 इक्वल टू 1/2, हल कर दो तो ये 4 हो जाएगा और 4/2 से आ जाएगा 2। इसके बाद a31 इक्वल टू 1/2 मॉड, देखो 31 का मतलब i का वैल्यू 3 हो गया और j का वैल्यू 1, पुट कर दीजिएगा यहाँ। तो i यानी कि 3 माइनस 3 डॉट j यानी कि 1 इक्वल टू 1/2 मॉड 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 यानी कि 0 और 0/2 कितना आ जाएगा भाई 0। इसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे a32। तो a32 इक्वल टू 1/2 मॉड 3 माइनस, देखिए i का वैल्यू 3 है, j का वैल्यू 2 है, तो पुट कर दीजिएगा i यानी कि 3 माइनस 3 डॉट j और j का जो वैल्यू है यहाँ पर 2 है, हल कर दीजिए 1/2 मॉड 3 माइनस 6, तो ये 3 बन जाएगा -3, लेकिन मॉड है तो +3/2। ठीक है, ये अपने पास में हमने इन सब का मान ज्ञात कर लिया है और इन सब का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया तो पुट कर दीजिएगा। वैल्यू पुट करते ही आपको मैट्रिक्स A यहाँ मिल जाएगा। तो लिखिएगा सबसे पहले, देखो a11 का जो वैल्यू था 1 आ गया, इसके बाद में a12 का वैल्यू आपके पास में 5/2 आ गया, और फिर a21 आपके पास में आ गया 1/2, और फिर a22 आपके पास में आ गया 2, a31 आपके पास आ गया 0 और a32 आपके पास में आ गया 3/2।
2। ठीक है भाई, ये हमने ज्ञात कर ली मैट्रिक्स ए। पढ़ रहे हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो पहला स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स। देखो स्तंभ अवयव क्या होगा, स्तंभ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा भाई, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ केवल एक ही हो, पंक्तियां कुछ भी हो सकती हैं, स्तंभ अगर केवल एक ही होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देख सकते हैं पंक्तियां तो कितनी है, 1 2 3 4, तो पंक्तियां तो कोई 4, स्तंभ देखिएगा 1, स्तंभ केवल एक ही है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा है पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। तो जैसे स्तंभ मैट्रिक्स देखा था, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से पंक्ति मैट्रिक्स होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति होती है तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं या पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं इसमें पंक्ति केवल एक ही है और स्तंभ इसमें कितने हो गए, 1 2 3 और 4। अब चूंकि पंक्ति केवल एक ही है इसलिए हम इस मैट्रिक्स को पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। तीसरा आपके पास में वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उसको आप लोग क्या कहते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स, सॉरी वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये वाला मैट्रिक्स देखिएगा, इसमें पंक्तियां कितनी है भाई, 1 2 3, तो पंक्ति कितनी हो गई, 3। स्तंभ देखिएगा 1 2 3, तो 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है, इसलिए दोनों की संख्या बराबर है ना, इसमें पंक्ति भी 3 ही है स्तंभ भी 3 ही है, इसलिए इस मैट्रिक्स को आप लोग क्या कहते हैं भाई, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो विकर्ण अवयव होता क्या है, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण अवयव कहलाती है यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो देखिएगा जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, अब इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है। ठीक है, इसका मतलब इसमें विकर्ण भी एक जो एलिमेंट है, बस ये विकर्ण का एलिमेंट ही हो गया ना, इसलिए इसको आप लोग जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको तो आप लोग हमेशा विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब दूसरी देखिएगा, ये 2 क्रम का मैट्रिक्स है, इसको देखिएगा इसमें एक्चुअल में 2 विकर्ण है, तो ये वाला है और एक विकर्ण ये बनता है इसमें। ठीक है, अब ये वाला जो विकर्ण है इसको आप लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मुख्य विकर्ण, या इसको हम लोग अग्र विकर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण भी कहते हैं, और इसको कहते हैं आप लोग पश्च विकर्ण। इसको क्या कहते हैं भाई आप लोग, पश्च विकर्ण। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन में आपने क्या लिखा कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। यहाँ पर विकर्ण का मतलब मुख्य विकर्ण से है भाई, यहाँ जो विकर्ण लिखा हुआ इसका मतलब किससे, मुख्य विकर्ण से। तो अगर मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को आप लोग विकर्ण मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे अब देखिएगा ये इसका मुख्य विकर्ण है, इसके एलिमेंट है -1 और 2, इसके अलावा देखिए बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0, इसलिए ये कैसी मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये आ गया आपका मुख्य विकर्ण। ठीक है, और पश्च विकर्ण ये वाला हो जाता है। अब देखो मुख्य विकर्ण ये आ गया -1.1 2 3। अब इस मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे एलिमेंट देखिएगा क्या है, 0 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। इसके बाद में आपके पास में आता है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा भाई, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव कैसे हो, समान हो। तो कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो, समान, तो उसको आप लोग कह देते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, अब चूंकि इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है इसलिए इसको आप लोग अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसको देखिएगा भाई, आप देखते हैं इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सारे अवयव 0 हैं, इसका मतलब ये विकर्ण मैट्रिक्स है। और विकर्ण मैट्रिक्स में देखो ये दोनों एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, फिर अदिश मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से इसको देखिएगा, ये मुख्य विकर्ण, इसके अलावा सारे एलिमेंट 0, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गई आपके पास में विकर्ण मैट्रिक्स है। और जिसके विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान है, विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट समान है, इसलिए इसको आप लोग फिर क्या कह देते हैं, अदिश मैट्रिक्स। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है तत्सम का अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
देखिए तत्समक अवयव क्या होगा भाई, कोई भी वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हों एक और बाकी शेष अवयव क्या हों शून्य, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ भी देखो विकर्ण के सभी अवयव, तो यहाँ भी इस विकर्ण का मतलब हमेशा क्या होगा, मुख्य विकर्ण, ठीक है ना। तो विकर्ण का मतलब यहाँ भी किससे, मुख्य विकर्ण से। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें एलिमेंट 1, केवल एक एलिमेंट है और वो 1 है, इसलिए हम इसको तत्समक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसको देखिए मुख्य विकर्ण का एलिमेंट 1 1 आ गया, बाकी सब 0, इसका मतलब ये तत्समक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए मुख्य विकर्ण का एलिमेंट 1 1 और बाकी सब 0, इसका मतलब ये कैसे मैट्रिक्स है, हाँ भाई नेक्स्ट शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, एक मैट्रिक्स या अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है उसको आप लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए देखिएगा, एक ही एलिमेंट था जो कि 0 है, इसलिए ये जीरो मैट्रिक्स है। इसके भी सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए जीरो मैट्रिक्स है। इसके भी सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए जीरो मैट्रिक्स है। और इसके भी सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए जीरो मैट्रिक्स है। और जो जीरो मैट्रिक्स होती है इसको आप कैपिटल O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवयवों की समानता, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स A और B ये समान कहलाते हैं यदि पहली कंडीशन तो है कि इनकी दोनों की जो कोटि है वो कैसे होनी चाहिए, समान, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास में है कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ये दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर देखिएगा, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसलिए ऑर्डर दोनों का हो गया 2 इंटू 2। तो पहली बात तो ठीक है, दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 है। दूसरी बात चेक करिए कि A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान होना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ 2 है और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं A के संगत जो एलिमेंट है B में वो भी कितना है, 2 है। अब B में जब ये 3 है तो इसके संगत एलिमेंट इसमें भी कितना है, 3 ही है। A में जब एलिमेंट 0 है तो इसके संगत इधर भी एलिमेंट 0 है। जब यहाँ 1 है तो इधर भी इसके संगत 1 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स में आप लोग देख सकते हैं संगत अवयव बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, बराबर हैं। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, इनको दोनों मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ एलिमेंट है कितना, 3 और यहाँ कितना है, 2। तो संगत अवयव बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। अब देखो जैसे मान लो ये दो मैट्रिक्स आपको दे दी गई है और ये भी आपको पहले से दे दिया गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, बराबर है। तो अब आपको x y z और abc का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखो अभी अपने डेफिनेशन देखा कि दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के बराबर होगा। तो जब संगत अवयव के बराबर होगा तो करो, देखो यहाँ से जो x है ये किसके बराबर हो जाएगा, -1.5 के। तो x आ गया -1.5। इसी प्रकार से जो y है किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो y इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर देखो z बराबर होगा किसके, 2 के, तो ये आ जाएगा z इक्वल टू 2। इसके बाद आप देखेंगे कि a बराबर होगा √6 के, तो a इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा √6। फिर b बराबर हो जाएगा 3 के, तो आ जाएगा b इक्वल टू 3। इसके बाद में ये जो c है ये बराबर हो जाएगा 2 के, तो ये आ गया c इक्वल टू 2।